एंड वेलकम टू प्रबोधनम। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से सीरीज में जो कि लर्न थ्रू क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में हम ग्रेड 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारी चीजों को सीखने की भी कोशिश करी और वो सारी चीजें जिनको हम अभी तक सीख चुके हैं उनमें से पहली चीज है व्हाट इज करंट। इंपॉर्टेंट थिंग। तो सर करंट और कुछ नहीं होता, चार्जेस के फ्लो को कहते हैं। जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब मतलब कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हमने करंट बोला था। चार्ज फ्लो कर रहा है सर किस में? ऑफ कोर्स कंडक्टर में। उसके बाद हमने जाना था कि वोल्टेज क्या होता है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। और अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि किसी भी चीज के फ्लो के लिए हमें एनर्जी के डिफरेंस की जरूरत होती है। सिमिलरली किसी कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो देयर मस्ट बी सम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमारा करंट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है तो जरूर पॉइंट ए और बी के बीच एनर्जी का सम डिफरेंस होगा। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है यूनिट चार्ज के लिए, पर कूलम के लिए, इसी एनर्जी के डिफरेंस को हम कहते हैं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद हमने ओम्स लॉ पढ़ा कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो सर एक लॉ है, एक रिलेशन है जो कि वोल्टेज और करंट के बीच का है। जब भी कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं तो कंडक्टर एक लॉ को फॉलो करता है और वो लॉ है कि जब भी आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। यानी जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। ये चीज हम ऑलरेडी सीख चुके थे और यहीं से एक चीज जन्मती है या फिर एक चीज का कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, एक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। हमने समझा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस हर मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि चार्जेस के फ्लो को अपोज करती है। ये जो अपोजिशन होता है वो बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स होता है और हमने इस बात को ध्यान में रखा था। दोबारा, रेजिस्टेंस और कुछ नहीं होता, मटेरियल के अंदर चार्जेस के फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है। हर मटेरियल में सर सेम प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम रहेगी? नहीं, अलग अलग मटेरियल्स में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग होगी और उसी को हमने कैलकुलेट किया था बाय द एड ऑफ अ फॉर्मूला जो कि था रो एल बाई ए। यहाँ पे रो और कुछ नहीं, रेजिस्टिविटी है, लेंथ एल से डिनोट किया गया है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने ए से डिनोट करा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई मटेरियल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जिसका लेंथ एल है, तो इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो रो एल बाई ए बनेगा। रो रो भी रेजिस्टेंस है बट इस मटेरियल का नहीं, या फिर सॉरी इस ऑब्जेक्ट का नहीं। मटेरियल सेम है तो सर ये किस ऑब्जेक्ट का है? ये उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 1 मीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। तो रेजिस्टिविटी एक तरीके का रेट होता है जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया था। और इसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जाना था कि ऑफ कोर्स जब भी चार्ज फ्लो करता है तो वो कुछ ना कुछ वर्क करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है वी आई टी, जहां पे V का मतलब है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। I बोले तो करंट थ्रू द मटेरियल एंड T बोले तो कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हुआ है। और यही से एक और चीज हमने स्टार्ट करा था वो था इलेक्ट्रिकल पावर। हमने जाना था कि इलेक्ट्रिकल पावर और कुछ नहीं है, पर सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या फिर कितनी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है या फिर कितना वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल पावर को हमने P से डिनोट करा था और इस इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला था वो था वी आई।
पर सेकंड की बात करें ना, तो t के बदले हम 1 अगर पुट करें तो हमें जो चीज मिलेगी वो है v इंटू आई। यहां से हमने और भी फॉर्मूले बना दे। एग्जाम्पल के तौर पे एक फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर, उसके बाद आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आर। अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने जाना करंट क्या है, हमने जाना वोल्टेज क्या है, हमने जाना रेजिस्टेंस क्या है, हमने जाना इनके बीच का रिलेशन क्या है, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। और इन सारी चीजों को जानते हुए हम क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे और नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में, उस क्वेश्चन पे मैंने इवन बोला था कि इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करेंगे हम एक दूसरे मेथड से। तो पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या था, उसको हमने लास्ट तरीका कौन सा अपनाया था लास्ट टाइम करने के लिए, और फिर हम देखेंगे कि अभी हमें पास नया तरीका क्या है उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। चीजों को मार्क करना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है, मटेरियल भाई सेम है, यानी दो वायर हैं एंड दोनों का मटेरियल सेम है, ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ भी सेम है, इक्वल डायमीटर्स, डायमीटर भी सेम है। पहले इन दोनों वायर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज भी हम दोनों को सेम दे रहे हैं। सर दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है? पहली चीज, अगर हम इन दोनों वायर्स को देखें, मान लेते हैं ये रही हमारे पास वायर 1 एंड ये रही हमारे पास वायर 2। तो इन दोनों का लेंथ सेम है, लेट अस सपोज दोनों का लेंथ है L। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मान लेते हैं। सर इसमें तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, डायमीटर इक्वल दे रखा है ना, और अगर डायमीटर इक्वल है तो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम बनेगा, इक्वल बनेगा। दोनों के मटेरियल सेम है, और क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है तो ऑफ कोर्स दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम बनेगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, नहीं ध्यान आ रहा हो तो अब ध्यान कर लो कि रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड दूसरा टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड साथ में टेम्परेचर। और यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ के चलना है कि टेम्परेचर जो है वो सेम है। और क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब ये, क्योंकि सेम मटेरियल के दोनों वायर बने हुए हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी एंड बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर भी दोनों का सेम होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इस पूरे क्वेश्चन में टेम्परेचर को लेकर कोई बात नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों सेम होंगे। यानी कुल मिलाकर इन सारे डाटा से क्या बताना चाह रहा है, इन सारे के सारे डाटा से एक ही बात बता रहा है वो, कि भाई दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर बराबर है रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर के। इन दोनों वायर्स को हमने पहले कनेक्ट करा सीरीज में और फिर इन्हीं दोनों वायर्स को हमने बाद में कनेक्ट करा पैरेलल में। तो मान लेते हैं अब मैं इतने बड़े बड़े वायर्स ना बना के डायरेक्टली रजिस्टर का सिंबल यूज करूंगा फॉर दीज वायर्स। तो फर्स्ट केस है जब ये दोनों के दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, एंड सेकंड केस है जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इन दोनों केसेस में जो चीज सेम दिखाई दे रही है वो ये कि दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया गया है, बोले तो V वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है। तो ये है केस 1 जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, एंड ये है केस 2 जब ये दोनों के दोनों वायर्स एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में अरेंज्ड है या फिर पैरेलली जुड़े हुए हैं।
दोबारा, दोनों को पोटेंशियल, दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। रेजिस्टेंस सर, दोनों का रेजिस्टेंस आर 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 आर। अंतर क्या है? पहले केस में सीरीज में जुड़े हुए दोनों दोनों वायर्स, एंड दूसरे केस में दोनों के दोनों पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। हमसे पूछ क्या रहा है सर इतना सारा डाटा देकर? हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी, यानी रेशियो क्या होगा, किस चीज का रेशियो होगा? तो जब ये सीरीज में जुड़े हैं तब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, एंड जब ये पैरेलल में जुड़े हैं तब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों के रेशियोज क्या होंगे? सीरीज एंड पैरेलल। पहले यूज किया गया सीरीज एंड फिर यूज किया गया पैरेलल, यानी हमें बेसिक तौर पे क्या बताना है? तो हमें बेसिक तौर पे बताना है HS/HP। ये हमसे पूछा हुआ है। कैसे करें सर, कैसे करें? अगर याद आ रहा हो तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड जब भी करंट फ्लो करेगा तो एनर्जी का एमिशन होगा। इस केस में हो सकता है हीट के फॉर्म में एनर्जी एमिट होगी, हीट के फॉर्म में। इसका मतलब ये कि हीट के लिए कितनी एनर्जी, हीट मतलब एक एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, या फिर कितना वर्क किया जाएगा, या फिर कितना एनर्जी का कंजम्पशन होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना कंज्यूम होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, एंड उतना ही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर ये वायर्स हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उतनी ही अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करेंगे। कितना हीट प्रोड्यूस करेंगे? तो V इंटू आई इंटू टी। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मैंने बताया था ऑलरेडी कि एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर के द्वारा वो होता है V इंटू आई इंटू में टी। सर V तो समझ में आ रहा है कि वोल्टेज V है, लेकिन जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो है I। करंट नहीं पता चल रहा है। चलो करंट नहीं पता चल रहा है, हम इसको रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख लेते हैं। हम इसको V² इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो होगा V² इंटू टी। अच्छा सर, ये R कौन सा रेजिस्टेंस है? क्या ये एक वायर का रेजिस्टेंस है या टोटल रेजिस्टेंस है? हमसे तो पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछ रहा है कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब कि हमें पूरे कॉम्बिनेशन से पूछ रहा है कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मुझे पता करना पड़ेगा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना, यानी ये पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है ये कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली पैरेलल वाले केस में भी ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। सर कॉम्बिनेशन के नजरिए से देखें तो इसका मतलब कि यहां पे हमसे RS दिया हुआ है एंड यहां पे हमसे RP पूछा गया है या फिर दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई RS इंटू में टी। RS क्या है? RS का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। RP का क्या मतलब है? टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो V² बाई RS। सर RS नहीं पता हमको, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं? सबका सम करके। यहाँ पे दो रजिस्टर्स हैं, दो वायर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस R है, और ये दोनों के दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो RS बनेगा, जिसकी वैल्यू होगी R प्लस R इक्वल्स टू 2R। और यहां पे जो बनेगा वो 1/RP इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R। इसको मैं 2/R भी लिख सकता हूं, तो 1/RP की वैल्यू 2/R होगी, तो RP की वैल्यू हो जाएगी R/2। यानी जब ये दोनों वायर्स सीरीज में जुड़े थे तो रेजिस्टेंस आ रहा है 2R,
एंड जब यही दोनों वायर्स पैरेलल में जुड़ते हैं तो रेजिस्टेंस आ रहा है R/2। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात देखने वाली है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आप देख सकते हो कि सीरीज में जब जुड़ रहे हैं तो टोटल ये 2R के बराबर का रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, जबकि जब ये पैरेलल में जुड़ रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस R/2, R का आधा शो कर रहे हैं। तो RS के बदले में 2R लिख सकता हूं इनटू में T, वही RP के बदले हम R/2 एंड डिवाइडेड बाई 2 को हम ऊपर लिख सकते हैं इनटू में T। और अब हम रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल द वे अब हमें चीजें उन डाटाज में पता है जिनको हम कट आउट कर सकते हैं। तो V के टर्म्स में पता है, R के टर्म्स में पता है एंड T दोनों के लिए सेम, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर पूछ रहा है, ये रेशियो पूछ रहा है और टाइम को लेकर कुछ बात नहीं करा है, इसका मतलब कि सेम टाइम में पूछ रहा होगा कि सेम टाइम में ये वाला कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हीट प्रोड्यूस करेगा एंड सेम टाइम में ये वाला कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हीट प्रोड्यूस करेगा अगर दोनों को सेम वोल्टेज से कनेक्ट किया जाए तो। ऑफ कोर्स सर ऐसा ही कुछ पूछ रहा होगा, तो ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा ही पूछ रहा है ये। यानी टाइम की वैल्यू हमको पता चल चुकी है कि टाइम की वैल्यू दोनों केसेस के लिए हमें सेम लेना है। तो अब हम निकाल लेते हैं HS/HP। प्लीज इन शब्दों का, ये जो डिनोशंस हैं, इन डिनोशंस की मीनिंग प्लीज आप बताएं। जब भी अगर आपसे क्वेश्चन वगैरह आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप प्लीज इन डिनोशंस को लिखो, क्योंकि ऑल द वे जो चेक कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि आप किस चीज को मान रहे हो। और आप भी लिखो, मैंने बोल दिया है आपको ये चीज लिखना है। तो HS की वैल्यू क्या होगी? V²/2R इंटू में T। ऑल द वे अगर मैं लिखता रहूं तो लिखने में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ बोल कर काम चलाया, बट आपको तो लिखना पड़ेगा। एंड HP की वैल्यू हो जाएगी 2V² इंटू में T। तो T से T कट गया, V² से V² कट गया, R से R कट गया, और ये 2 ऊपर जाएगा तो रिजल्ट आएगा 1/4। तो HS/HP ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1/4। आप देख सकते हो कि ये जो 2 है ये ऑल द वे यहाँ पे आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड मल्टीप्लाई होने के बाद 2 2 जा 4, सिंपल मैथमेटिक्स। तो HS/HP का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1/4। यही सेम फॉर्मूला हीट का V इंटू I इंटू T, यही फॉर्मूला हमें एक और लॉ से पता चलता है जिसको हम कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑफ कोर्स जूल साहब ने जब ऑब्जर्व करा कि किसी भी रजिस्टर से जब करंट पास करते हैं, किसी भी रजिस्टर से जब करंट पास करते हैं तो कितना हीट एमिट होती है या फिर कितने हीट रिलीज होती है। जूल साहब ने एक्सपेरिमेंट करा एंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स देखे। उन्होंने क्या देखा? पहला कंक्लूजन कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है या जो हीट रिलीज हो रही है किसी भी वायर से, भाई जो एनर्जी रिलीज होती है वो अलग अलग फॉर्म्स में रिलीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बल्ब जल रहा है एंड जो बल्ब जल रहा है उस बल्ब में से जो एनर्जी निकल रही है वो लाइट के फॉर्म में है। हीटर जो है उसमें से जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है वो हीट के फॉर्म में निकल रही है। तो बेसिक तौर पे अगर आप देखो तो हर मटेरियल को जब आप करंट देते हो तो आपने देखा होगा कि वो गर्म हो जाते हैं। इट मीन्स कि वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जूल साहब ने क्या नोटिस करा कि जो हीट जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। दोबारा, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी कंडक्टर के द्वारा जिसमें से करंट पास हो रही हो,
तो वो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर टाइम्स ऑफ करंट। मतलब अगर करंट 2 टाइम्स इंक्रीज कर दे जाए तो फिर हीट 2 का स्क्वायर होता है सर 4 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर करंट को हम 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, इंक्रीज बढ़ा दें, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी हीट 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द जूल, जेपी जूल, वो ये था कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टर वो है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब हीट जनरेटेड और हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल, वायर, रेजिस्टर, जो बोलना है बोल सकते हो। एंड तीसरी चीज ऑब्जर्व करा उन्होंने ये कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो टी टाइम पे भी डिपेंड करता है। अगर करंट ज्यादा टाइम के लिए फ्लो हो रहा है तो हीट ज्यादा जनरेट होगी, एंड अगर टाइम कम ले रहा है, मतलब कम टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर हीट कम प्रोड्यूस होगी। आपने ऑफ कोर्स बहुत बार नोटिस करा होगा कि चार्जर को जब आप सॉकेट में लगा दो तो चार्जर अभी ठंडा रहता है, धीरे 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 टाइम के साथ साथ वो चार्जर गर्म होने लग जाता है। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, यानी जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट पास होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एंड तीसरी चीज, जितना ज्यादा करंट पास होगा उसके स्क्वायर टाइम्स हीट ज्यादा जनरेट होगी। अगर मैं इन तीनों रिलेशंस को एक साथ लिखूं, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए अगर हम कांस्टेंट लगाएं तो फिर फॉर्मूला बन गया H इक्वल टू के इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू में टी। एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1 आई, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर टी। शायद अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसी फॉर्मूले से हमने डिराइव किया हुआ एक और फॉर्मूला, वो है वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी। सर वो कैसे? हमने आई को हटाया है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। हम आई के बदले वी बाई आर लिख सकते हैं, इसका मतलब आई स्क्वायर के बदले वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू आर इंटू में टी। एक आर से एक आर कट गया तो फॉर्मूला बन गया हमारा वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी। यही तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमने यूज करा है। तो ऑफ कोर्स सर, अगर 10 जूल का काम हो रहा है तो आप कितने भी ऑब्जर्वेशंस करोगे आपको 10 जूल का ही रिजल्ट दिखाई देगा, अगर आप सही से कर रहे हो तो। क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रिकल वर्क VIT के बराबर हो रहा है तो आप कितने भी ऑब्जर्वेशंस करोगे, आपको किसी भी फॉर्म में उसको ऑब्जर्व करोगे, आपको उतना ही एनर्जी एमिट होता हुआ एक्सपीरियंस होगा, फील होगा, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जर्व करोगे। हीट भी तो अ टाइप ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब ये कि चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ चाहे हीट एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि ऑल द वे समझने वाली बात है कि अगर आप 10 जूल का काम कर रहे हो तो 10 जूल की एनर्जी ट्रांसमिट होगी। अगर यहाँ अजम्पशन है इफ देयर इज नो लॉस, अगर लॉस नहीं है तो। अजम्पशन है, हम क्लास 10th के हिसाब से ये अजम्पशन लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट, और यही फॉर्मूला यूज करके मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। यही क्वेश्चन था, दोबारा आ जाते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से काम करो या फिर जेपी जूल के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से काम करो, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। एंड वो रिजल्ट क्या था, 1:।
तो ये V वोल्टेज, R रजिस्टर्स सीरीज में, R रजिस्टर्स पैरेलल में, इनकी नेट वैल्यू जो हो गई RP हो गई, जिसकी वैल्यू R/2 हो गई, इनकी नेट वैल्यू RS हो गई, जो कि 2R हो गई। अब ये मत आप पूछना कि ये 2R कैसे हो गई, वही सेम कैलकुलेशन, हम सेम क्वेश्चन को परफॉर्म करें जूल के हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले से। RP की वैल्यू R/2, RS की वैल्यू 2R। और अब अगर हम पूछें या फिर अगर अब हम इसको समझना चाहें, इसको यार ऐसा भी समझ सकते हो कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ये रहा एक रेजिस्टेंस 2R का इमेजिन कर लो, V वोल्टेज है। सिमिलरली इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपको इमेजिन करना है, ऐसा इमेजिन कर लो कि R/2 रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर लगा रखा है V वोल्टेज है। अब हमसे पूछा है कि इसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसमें से कितनी हीट रिलीज हो रही है, इसमें से कितनी हीट रिलीज हो रही है। और अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो फिर आप इनके लिए भी समझ सकते हो कि इस पूरे कॉम्बिनेशन से पूछ रहा है कि कितनी हीट रिलीज हो रही है और उस हीट का रेशियो निकाल के बता दो। तो अगर आप सीरीज के लिए बात करोगे तो सीरीज के लिए जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो है V²/R इंटू में T। पैरेलल के लिए जो है हीट वो है V²/RP इंटू में T। सर आप बार बार RS लिख देते हो, RP लिख देते हो भाई, क्योंकि हमसे पूरे कॉम्बिनेशन के लिए पूछ रहा है, तो पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए ना भाई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो RS है, पैरेलल के केस में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो RP है। RS के बदले हम लोग 2R लिख लेते हैं इंटू में T, एंड RP के बदले हम लोग R/2 लिख लेते हैं, एंड R/2 को हम 2 ऊपर लिख लेते हैं, तो 2V²/R इंटू T। अब आप इन रेशियोज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सीरीज के केस का हीट है, ये पैरेलल के केस का हीट है, रेशियो निकाल लो HS/HP, जो कि क्या हो गया V²/2R इंटू में T डिवाइडेड बाई 2V²/R इंटू में T। V² से V² कट गया, R से R कट गया, T से T कट गया, रेशियो आ गया 1/4। सेम रिजल्ट आएगा ऑफ कोर्स। पहले मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके बताया कि भाई इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, और ये बात समझने वाली बात है कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी हो रही है, 10 जूल की हो रही है, तो वही एनर्जी तो हीट में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ऑल द वे वी कांट क्रिएट एनर्जी, वी कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी, टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी ना। हो सकता है कि एनर्जी का एक फॉर्म कम हो, दूसरा फॉर्म इंक्रीज हो। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में वर्क कर रहे हो तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। 10 जूल का वर्क कर रहे हो तो 10 जूल का एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो चाहे हीट एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? ऑफ कोर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमने ऑलरेडी बात करा था कि अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच अगर मुझे पता करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं कि मुझे पता करना है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो फिर हमें एक डिवाइस लगानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। एंड ये वोल्ट मीटर जो होता है ये पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में वोल्टेज सेम रहता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो जो वोल्टेज हमें यहां दिखाई देगा यही वोल्टेज हमें यहां भी दिखाई देगा। बोले तो ये जो डिवाइस है जितना वोल्टेज शो कर रही है उतना ही आपके इस पूरे पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसीलिए लगाते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, तो जो वोल्टेज यहाँ का है वही वोल्टेज यहाँ का होगा। और ये दिखा रहा है कि भाई इतना वोल्टेज है मेरा, इसका मतलब कि इसका वोल्टेज इतना ही है। A copper wire has a diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 की power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make the resistance 10 ohm? बहुत प्यारा क्वेश्चन।
फर्स्ट पार्ट अभी मैंने पढ़ा हुआ है। कह रहा है कि कॉपर की वायर है, मान लेते हैं ये वायर है। ऑफ कोर्स इतनी मोटी वायर तो सर नहीं ही होती है, हाँ, बट फिर भी आपको एज्यूम कराने के लिए कि एक वायर है जिसका लेंथ एल है, क्योंकि ऑल द वे इस क्वेश्चन में लेंथ के बारे में कुछ डाटा नहीं दे रखा है। ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको सामने वाला पोर्शन दिखाऊं आपको, तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। अगर आप देख सकते हो तो इसको इमेजिन करो, इसको देख सकते हो, इसी को तो हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको देख सकते हो, ये जो पोर्शन है इसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का एक डायमीटर भी होगा। तो वही कह रहा है कि जो क्रॉस सेक्शन है, जो वायर है, उसका डायमीटर जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है 0.5 mm। तो डायमीटर की वैल्यू है 0.5 mm, याद रखना है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है अभी। फिर रेजिस्टिविटी दे रखी है हमें कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये जो भी मटेरियल है, मटेरियल सर हमें पता है कॉपर है, एंड इसका रेजिस्टिविटी दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमको पता है, और ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। याद होगा आपको, रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका नहीं। तो फिर किसका? सेम कॉपर के वायर को अगर हम 1 मीटर लेंथ ले एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले, तो जो रेजिस्टेंस बनेगा वो इतना बनेगा। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है। आलू की दुकान पे गए, आपने पूछा 1 केजी का प्राइस कितना, उसने बोला 20 रुपया। आपने 2 केजी लिया और आपने उसको 20 रुपए दिया, सही करा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर उसने जो 20 रुपया बोला था वो 1 केजी का बोला था, वो रेट था। हमने 2 केजी लिया है ना, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 रुपए बनेगा, तो हमको 40 रुपए पे करना चाहिए। इसी तरीके से अगर मुझे 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस पता चल जाए, तो फिर मैं बता सकता हूं कि इस लेंथ पे एंड इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इसका रेजिस्टेंस क्या है। क्या होगा? तो सर इसका रेजिस्टेंस बनेगा रो एल बाई ए, रेट मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। तो ये जो टर्म है एल बाई ए का, ये और कुछ नहीं है, क्वांटिटी का टर्म है। तो रो तो हमें एक के लिए बताएगा ना कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस इतना है। अब आपने उसको एल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दिया, तो फिर आपको मिल जाएगा इस लेंथ एंड इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे टोटल रेजिस्टेंस। आपको रेट एंड कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो रो एल बाई ए ऑल द वे, ये रेजिस्टेंस है। हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है लेंथ ऑफ द वायर। दे क्या रखा है? रेजिस्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है इस वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। नहीं सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दे रखा है। अरे डायमीटर दे तो रखा है, एंड अगर डायमीटर दे रखा है तो फिर आप आराम से एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ध्यान रखने वाली बात है, क्रॉस सेक्शन का शेप है सर्कल। सर ये क्रॉस क्या बना रहे हो? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्रॉस सेक्शन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना सर्कल का एरिया का फॉर्मूला? हाँ सर यही होता है। हम आर के बदले चाहें तो डी बाई 2 भी तो लिख सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ओ, यानी मैंने क्या किया है कि एरिया जो है सर्कल का उसको डायमीटर के टर्म्स में लिखा है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो पाई बाई 4 इंटू में डी, डी हमें ऑलरेडी दे रखा है 0.5 mm, एंड अगर हम स्टैंडर्ड्स में चले तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मीटर्स, क्योंकि मिली के लिए हमारे पास है 10 की पावर -3।
तो 10⁻³ मीटर्स। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ का होल स्क्वायर। ध्यान रखने वाली बात है कि ये मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा, क्योंकि मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा सर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा। हाँ सर, एरिया तो दे रखा है, लेंथ नहीं दे रखा है, रेजिस्टिविटी भी दे ही रखी है, और साथ में ये भी बता रखा है कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे एंड इस लेंथ पे इस रेजिस्टिविटी के मटेरियल का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 10 ओम। बस मुझे ये बता दो कि लेंथ क्या है। हमने कहा ठीक है, तो 10 बराबर होना चाहिए 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाई एल, मुझे नहीं पता है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि है π/4 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या कर लो, एल को एक तरफ रखो, बाकी सारे के सारे टर्म जो है उनको दूसरी तरफ भेज दो। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई π/4 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो जो लेंथ है आपको मीटर्स में मिल जाएगा, एंड वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। सर आपको कैसे पता चला मीटर में मिलेगा, मिलीमीटर में क्यों नहीं मिलेगा, या फिर सेंटीमीटर में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने थोड़ा सा लॉजिक पहले लगा लिया। ये आपको मीटर स्क्वायर में देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस ओम में मिलता है, एंड जो रेजिस्टिविटी होती है वो ओम मीटर में मिलता है। तो मीटर से 1 मीटर कट गया, इस ओम से ये ओम कट गया, तो अब एक ही यूनिट दिखाई दे रही है, वो है मीटर की, वो भी यहाँ नीचे में। एंड जब ये मीटर दूसरी तरफ जाएगा, अगर ये जो मीटर है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ऑफ कोर्स ऊपर चला जाएगा, तो जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो मीटर्स में देखने को मिलेगी। तो ये लॉजिक मैंने पहले लगा लिया था। आपको कैलकुलेट करते वक्त इन यूनिट्स का ध्यान रखना है कि हमेशा हम एक ही यूनिट में चले, और स्टैंडर्ड यूनिट्स अगर आप लेके चलोगे तो बहुत बढ़िया, कंफ्यूज नहीं रहोगे सर। चलो सर, लेंथ तो निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें एक और भी पार्ट है। कह रहे हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल्ड। हो, रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा अगर डायामीटर को डबल कर दें तो? अगर डायामीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा? इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से करना चाहूंगा। एक तरीका अपनाऊंगा मैं लॉजिकल। क्या कह रहा है कि अगर मैं डायामीटर को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज देखने को मिलेगा। और इसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स पे आते हैं और याद करते हैं कि रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करते वक्त एक ऑब्जर्वेशन करी गई थी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसके साथ साथ एक और ऑब्जर्वेशन करी गई थी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा था। आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि ऑल द वे मुझे एक रिलेशन डेवलप करना है रेजिस्टेंस एंड डायामीटर के बीच, कि रेजिस्टेंस एंड डायामीटर में क्या रिलेशन है। सर यहां तो कहीं भी डायामीटर नहीं है। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देख रहे हो, और क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सर्कुलर होगा, अगर सर्कुलर होगा, तो फिर हम इसको π/4 इंटू डी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बदले हमने ये बात लिखी थी। हाँ सर, यानी अगर आप रेजिस्टेंस एंड डायामीटर के बीच रिलेशन देख रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है? सर ये π/4 भी तो है। π/4 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट मतलब फिक्स। तो रेजिस्टेंस जो चेंज होगा वो डायामीटर के हिसाब से चेंज होगा।
क्योंकि ऑल द वे जो चीज फिक्स है उसका क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा। खुद सोचो, अगर अगर मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं कि एक तरफ हमने लिख लिया 6 एंड दूसरी तरफ हम लिखते हैं 2, तो ये वैल्यू आएगी 3। अगर मैं इस वैल्यू को 4 कर दूं तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं? क्या चीज नहीं चेंज हो रहा है? तो वो है सर 2। हाँ, अगर कोई चीज कांस्टेंट रहती है तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, क्योंकि 3 से 4 हमने एक को इंक्रीज करा तो दूसरा भी इंक्रीज हो गया। ध्यान में रखने वाली बात है कि ये फैक्टर आपका कांस्टेंट था। तो अगर कहीं कांस्टेंट चीजें हैं तो उनका चेंज पे या वेरिएबल्स पे थोड़ी ना इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट तो हमारे कांस्टेंट चीजों पे होगा, सॉरी वेरिएबल्स का होगा वेरिएबल्स पे, कांस्टेंट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और अगर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी। ये काफी इंपॉर्टेंट सा एक कंक्लूजन है। यानी ये क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डायामीटर के। स्क्वायर ऑफ डायमीटर के। और ये काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, कि रेजिस्टेंस जो है वो डायामीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायामीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर डायामीटर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। कितने टाइम्स कम होगा? स्क्वायर टाइम्स कम होगा, क्योंकि डायामीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायामीटर बढ़ा तो स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एंड अगर डायामीटर कम हुआ तो स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, यानी सर आप ये कह रहे हो कि अगर डायामीटर बढ़ा, डबल हुआ, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा अगर डायामीटर 2 गुना बढ़ता है तो। हाँ, यही चीज कह रहा हूं मैं। तो एक लॉजिक लगाया मैंने एंड लॉजिक से समझने की कोशिश करा मैंने कि रेजिस्टेंस एंड डायमीटर के बीच रिलेशन क्या है। मुझे क्या समझ में आता है कि रेजिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायमीटर बढ़ेगा तो स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सर अगर क्या होता, डायमीटर 3 गुना बड़ा होता तो? अगर डायमीटर 3 गुना बड़ा होता तो 3 का स्क्वायर होता 9, तो 9 गुना रेजिस्टेंस कम हो जाता। अगर सर 4 गुना बड़ा होता तो 4 का स्क्वायर होता 16, 16 गुना रेजिस्टेंस कम हो जाता। यानी डायमीटर एंड रेजिस्टेंस के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, एंड इनवर्सली भी लीनियर नहीं, स्क्वायर टाइम्स रिलेशन है, पैराबोलिक रिलेशन है। ये सब रिलेशंस आपको बाद में समझ आएंगे, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस एंड डायमीटर के बीच स्क्वायर टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो फिर सर हमसे तो पूछा गया है कि नया रेजिस्टेंस कितना। तो पहले पुराने वाले रेजिस्टेंस को देख लेते हैं एक बारी। तो जब आपका डायमीटर डी था तो सर रेजिस्टेंस था आर। जब डायमीटर 2D होगा तो रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा। वही बात अभी मैंने यहां पे बोला है कि अगर डायमीटर को आप 2 गुना बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस हमारा 4 गुना कम हो जाएगा। एंड कम होने का मतलब है डिवाइड, 4 गुना कम होना, तो गुने को कम करने का मतलब है डिवीजन। R/4। तो सर पहले रेजिस्टेंस था कितना? पहले था 10 ओम, एंड 10 ओम को 4 से डिवाइड करें
तो रिजल्ट आएगा 2.5 ओम। इसका मतलब ये कि अगर मैं डायामीटर को 2 गुना बढ़ाऊं तो जो मुझे नया रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा उस वायर का, कॉपर वायर का, वो होगा 2.5 ओम। ये तो मैंने लॉजिकली समझाया कि आप लॉजिकली क्या करो कि पहले रेजिस्टेंस एंड डायमीटर के बीच रिलेशन देखो और उसके बाद चीजों को देखो। यहाँ पे बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि सर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त आपने लेंथ में चेंज को तो इंक्लूड ही नहीं करा। उसके पीछे रीजन ये है कि उसने डायमीटर में जो चेंज आ रहा है उसको बोलते वक्त उसने और कुछ नहीं बोला था। अगर उसने वॉल्यूम में चेंज बोला होता तब तो मैं कंक्लूड करता भी कि डायमीटर चेंज हो रहा है तो लेंथ में भी चेंज आएगा, बट उसने वॉल्यूम में चेंज है, उसने सिर्फ ये बोला कि अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूं तो। इसका मतलब ये कि हिडन वे में वो ये बोल रहा है कि मुझे लेंथ में कोई चेंज लेकर नहीं आना है। इसका मतलब कि लेंथ उतना ही रहेगा, तो जो चीज चेंज होगी वो है डायमीटर। तो अगर डायमीटर चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स है सर, स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। तो स्क्वायर टाइम्स कम होने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 गुना कम हो जाना। तो पहले 10 था तो 10 को 4 से डिवाइड करा, उसका 4 गुना कम करा हमने, तो रिजल्ट आया 2.5 ओम। इसी को आप दूसरे तरीके से सॉल्व करके भी कर सकते हो। कैसे सर? सेम क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी डायमीटर पे हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग पहले केस ले लेते हैं व्हेन डायामीटर इज डी। जब डायमीटर कितना है डी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रो एल बाई ए इक्वल्स टू रो एल बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। इसको आप चाहो तो ऊपर लिख लो 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, ये आपका रेजिस्टेंस। आगे व्हेन डायमीटर इज डबल्ड, जब डायमीटर को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया, तो जो नया रेजिस्टेंस, सॉरी सेम डायमीटर तो रहेगा नहीं, तो अब जो नया डायमीटर देखने को मिलेगा वो, इसको मैं लिख दे रहा हूं मैं न्यू डायमीटर। तो ये जो न्यू डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 2d। तो सर जो नया रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो कितना, रो एल बाई न्यू एरिया। लेंथ में चेंज नहीं आया है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। न्यू एरिया हो गया हमारा रो इंटू एल बाई पाई बाई 4 इंटू 2d का स्क्वायर, रो इंटू एल बाई पाई बाई 4 इंटू में 4d स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, रिजल्ट आया रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। ये हमारा नया रेजिस्टेंस। सर ये नया पुराना गया, जब डायमीटर दी था तो रेजिस्टेंस हमें इतना देखने को मिला था, जब डायमीटर हमारा 2d हो गया तो हमें नया रेजिस्टेंस इतना देखने को मिल रहा है। हमें तो सर नया रेजिस्टेंस बताना है कि नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, हाउ मच पूछा गया था ना, कितना हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के रेशियोज निकाल लेते हैं। तो आर डैश बाई आर, ये हो गया 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, वेरी सॉरी, ऊपर हम लोग नया वाला रखे हैं ना, तो रो एल बाई पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। तो रो एल से रो एल कट गया, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, आर डैश बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई 4, आर डैश बाई 10, पुराना रेजिस्टेंस 10 इक्वल्स टू 1 बाई 4, और आर डैश इक्वल्स टू 10 बाई 4। याद कर लो भाई, वीडियो पीछे करो एंड देख लो। मैंने तब भी बोला था कि जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने वाले के 4 गुना कम हो जाएगा।
एंड आप देख रहे हो 10/4 पुराना वाला रेजिस्टेंस, उसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो जो नया रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया 2.5 ओम। तो चाहे आप लॉजिकली प्रूफ करो और मैथमेटिकली प्रूफ करो, आपको जो नया रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 2.5 ओम ही देखने को मिलेगा, अगर लॉजिक सही है तो ये चीज शायद आपको समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन में दो बातें थी, पहला कि भाई नया रेजिस्टेंस कितना, एंड दूसरा कि लेंथ क्या रहेगा अगर रेजिस्टिविटी इतनी दे रखी हो, डायमीटर 0.5 mm दे रखा हो, तो और रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा हो, तो उसकी लेंथ, वो जो वायर है उसकी लेंथ क्या होगी, वही चीज हमसे पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करंट flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below। हमें एक एक्सपेरिमेंट किया होगा एक बच्चे ने, उसके करंट एंड वोल्टेज के डाटाज को मेंशन करे हुए हैं, और उन्हीं डाटाज को देखकर आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है V एंड I के टर्म्स में, और साथ में हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाली बात है। ये तो पता ही होगा आप लोगों कि ये ग्राफ है, अब देख रहे हैं, एंड इस ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, ये है एक्स एक्सिस। सर आपने तो सिर्फ पॉजिटिव साइड का ले रखा है, नेगेटिव साइड का नहीं ले रखा, उसके पीछे रीजन है, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ना ही आपका करंट नेगेटिव में है, ना ही आपका वोल्टेज नेगेटिव में है। यही कारण है कि मैंने ना ही नेगेटिव करंट वाली लाइन ले रखी है, बोले तो नहीं नेगेटिव एक्स ले रखा है, नहीं नेगेटिव वाई ले रखा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को काम ही पॉजिटिव साइड से है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम हो जाएगा मेरा, तो क्यों ही नौटंकी करूंगा फालतू का। तो हम वाई एक्सिस को मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस हमें वोल्टेज रिप्रेजेंट कराएगा, वही एक्स एक्सिस हमें करंट की वैल्यू रिप्रेजेंट कराएगी, ऐसा हम मान लेते हैं। तो एक ग्राफ लाइन को हम 2 मान लेते हैं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10, 12, 14, 16, बस इतने में हो जाएगा। एंड करंट्स की बात करें, 0.5 एम्पियर का करंट, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। आई होप आप सभी को ग्राफ का तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले जितने भी ग्राफ लाइंस हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैंने करंट को 0.5 में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, तो वन ग्राफ लाइन रिप्रेजेंट 0.5 ऑफ चेंज इन करंट। तो आप देख रहे हो कि 0.5 ये है, अगर अगला 1 हो गया, अगला 1.5 हो गया, अगला 2 हो गया, 2.5 हो गया, 3 हो गया, 3.5 हो गया, 4 हो गया, 4.5 हो गया, क्योंकि मुझे 4.5 की जरूरत नहीं है तो मैंने 4 तक रहने दिया है। वही वोल्टेज में अगर हम देखें 13.2 तक जाना था मुझे, तो मैंने हर एक ग्राफ लाइन को 2 वोल्ट समझ लिया है, तो 2 वोल्ट, फिर इंक्रीमेंट हुआ 4 हो गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ 6 हो गया, इंक्रीमेंट 8, 2 का फिर इंक्रीमेंट 10, 12, 14, 16 तक है। पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट, तो जब 0.5 एम्पियर का करंट है तो 1.6 वोल्ट है इस पर, एंड आप देख रहे हो 2 से पहले ही कहीं 1.6 पड़ेगा, तो ये कहीं आपका 1.6, यानी ये है आपका शायद वो पॉइंट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1.6 वोल्टेज। तो ये हमारा 1.6 वोल्ट जब 0.5 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट है 3.4 वोल्ट पे, तो 1 एम्पियर का करंट कहीं 3.4 वोल्ट, 3.4 वोल्ट कहीं यहाँ पे पड़ेगा, 4 से थोड़ा नीचे। फिर 2 एम्पियर का करंट हमें 6.7 पे देखने को मिल रहा है, तो 2 एम्पियर 6.7 समथिंग यहाँ कहीं पे पड़ेगा।
6.7 हो गया। उसके बाद 3 एम्पियर का देखने को मिला 10.2 पे, तो 3 एम्पियर का 10.2, तो 10 से थोड़ा सा जस्ट ऊपर कहीं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 10 वोल्ट पे 3 एम्पियर, 10.2 वोल्ट पे 3 एम्पियर। एंड आखिरी चीज है कि हमें 4 एम्पियर का करंट देखने को मिल रहा है। कब? जब, वेरी सॉरी, ये जो पॉइंट है ये हमने गलत जगह पे ड्रॉ कर दिया। बेसिक तौर पे 3 ये रहा एंड 3 ये रहा, तो यहाँ कहीं पे ड्रॉ होगा 10.2। और अगली चीज हमारी 13.2 पे 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर 13.2, 13.2 12 13 के आधे समथिंग यहाँ कहीं पे पड़ेगा। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को एक साथ ड्रॉ करूं तो हमें एक लीनियर लाइन देखने को मिलेगी इस तरीके की। तो आप लोग स्केल से प्लीज प्रॉपर स्केलिंग करोगे तो आपको एक लीनियर लाइन देखने को मिलेगी। चलो सर, प्लॉट कर दिया आपने, वीआई लाइन बना दी है, वीआई ग्राफ बना दिया है। अब हमें ये बताओ कि रेजिस्टेंस कितना, ये जो भी रजिस्टर पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है उसका रेजिस्टेंस कितना है। बहुत आसान है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक लॉ जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ बेसिक तौर पे वोल्टेज एंड करंट के बीच रिलेशन दिखाता है। तो V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज एंड करंट के बीच रिलेशन बताता है, और उसमें रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट था। ऑफ कोर्स ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा होगा। तो R की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी V बाई आई से। इसके लिए हम चेंज पता करेंगे, क्योंकि एक इंस्टेंस पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमें चेंज, वोल्टेज में कितना चेंज आया और उससे हमें करंट में कितना चेंज देखने को मिल रहा है उससे पता चलेगा। भाई चेंज, ऑफ कोर्स अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, चेंज पॉजिटिव होगा दोनों का ही, लेकिन कितना, कितने वोल्टेज में चेंज लाने से कितने करंट में चेंज आ रहा है, और उससे हमें पता चलेगा रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है भाई, पकड़ लेते हैं। तो दो सेक्शंस पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं ये, अगर 1 एम्पियर का चेंज करा है हमने करंट में, तो हमें 2.3 वोल्ट का चेंज देखने को मिला है, यानी 2.3 वोल्ट, सॉरी 3.3 वोल्ट। तो अगर हम 3.3 वोल्ट का चेंज लेकर आते हैं वोल्टेज में, तो हमें 1 एम्पियर का करंट में चेंज देखने को मिला है, और यही से हम लोग आर को पता कर लेंगे। तो वोल्टेज था आपका 3.3 वोल्ट का चेंज, एंड करंट में जो चेंज आया वो 1 का, और इस तरीके से आपको मिल गया 3.3 ओम का रेजिस्टेंस। जब बच्चे पूछते हैं कि सर ये चेंज क्यों लेकर आए, इसके पीछे रीजन है, एक बारी मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था कि स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ जो है वो हमें बताता है कि कितना रेजिस्टेंस है। याद होगा, ये है आपका अगर वी आई ग्राफ, तो जो स्लोप होता है करंट वाली लाइन से कितना एंगल है, tan थीटा। बेसिक तौर पे स्लोप नहीं बोलना चाहिए मुझे, स्लोप बोलने की आदत होगी क्योंकि tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, और बच्चे थीटा 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 गाते रहते हैं, और थीटा मत गाओ, स्लोप हम tan थीटा को कहते हैं। तो एंगल से ही स्लोप मिलता है हमें। तो जो करंट से जो ग्राफ की एंगल है, करंट वाली लाइन से जो ग्राफ का एंगल है, उससे हमें स्लोप मिल जाएगा, और उसी स्लोप से हमें पता चलता है रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो अगर आप देखो, दो पॉइंट्स को पकड़ो भाई, स्लोप मतलब tan थीटा, एंड tan थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर आप देखो ये पॉइंट्स पकड़ो 1 और 2 एम्पियर का ना, तो जब 1 एम्पियर का करंट था तो उस वक्त 3.4 वोल्टेज था, ये रहा, तो 3.4 एंड 6.7, इनमें अगर आप वोल्टेज का डिफरेंस देखोगे, ये 3.4 वोल्टेज है एंड ये 6.7 वोल्टेज है, तो जो डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, तो सर वो डिफरेंस तो हमको देखने को मिलेगा 3.3 वोल्ट का।
यानी ये वाली लाइन जो है बेसिक तौर पे अगर हम बात करें, ये वाली लाइन हमें 3.3 वोल्ट का चेंज दिखा रही है। वही अगर हम इस वाले लाइन की बात करें, 1 एम्पियर एंड 2 एम्पियर के बीच वाली जो लाइन है, ये हमें बता रही है कि 1 एम्पियर का चेंज आ रहा है। भाई ये जो भी रेफरेंस से ले रहे हो ना, रेफरेंस से 1 एम्पियर है यहाँ तक, रेफरेंस से यहाँ तक 1 एम्पियर है, तो रेफरेंस से यहाँ तक 2 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच कितने का चेंज आएगा सर? 1 एम्पियर का। इसी तरीके से रेफरेंस से यहाँ तक है आपका 3.4 वोल्ट एंड रेफरेंस से यहाँ तक है आपका 6.7 वोल्ट, तो 3.4 से 6.7 जाने के लिए कितने वोल्ट आपको जंप करना पड़ेगा? 3.3 वोल्ट जंप करना पड़ेगा। यानी जो वोल्टेज में चेंज आपको दिखाई दे रहा है वो 3.3 वोल्ट एंड जो करंट में आपको चेंज दिखाई दे रहा है वो आपका 1 एम्पियर का। अगर ये थीटा है, करंट वाली लाइन से ये एंगल लिया हमने, तो थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर एंड ये हो गया बेस। तो tan थीटा कितना सर? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमें बताएगा चेंज इन वोल्टेज एंड बेस बताएगा चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज 3.3 वोल्ट का है एंड करंट में जो चेंज दिखाई दे रहा है वो 1 एम्पियर का दिखाई दे रहा है, तो रिजल्ट आ गया 3.3 वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हम 3.3 ओम भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताया मैंने कि एम्पियर को आप वोल्ट पर एम्पियर भी, सॉरी, ओम को आप वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हो। ओम को वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हो। यूनिट्स में बहुत बार पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस की और क्या यूनिट बन सकती है, तो एक यूनिट ये भी बन सकती है। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, तो एक अननोन रजिस्टर है, मुझे भी नहीं पता। जब अननोन है तो सर कैसे ही पता होगा? और इसको हमने कनेक्ट करा हुआ है 12 वोल्ट की बैटरी से। ये रहा हमारा 12 वोल्ट की बैटरी। रेजिस्टेंस कितना है पता नहीं सर, ये क्वेश्चन मार्क है। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, हमें करंट देखने को मिलता है 2.5 मिली एम्पियर का। यानी यहां से 2.5 मिली एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो होता है इससे। कब? जब 12 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट करा हुआ है। तो हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। इतना आसान सा क्वेश्चन, हम यूज कर लेते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता क्या है? V इक्वल्स टू सर IR। तो अगर आप वोल्टेज ले रहे हो 12 एंड करंट है आपका 2.5 मिली एम्पियर, जिसको हम 10 की पावर -3 भी बोल सकते हैं, तो R बेसिक ट्विस्ट यहाँ मिली को लेकर था, क्योंकि 2.5 मिली का मतलब हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। तो R हो गया कितना? 12 वोल्ट 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 एम्पियर डिवाइड बाय 2.5 इंटू में 10 की पावर -3, ये ऊपर वोल्ट नीचे एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर ओम होता है, अभी मैंने बताया। तो R इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते रहो आप, 10 तो 12 बाई 25 इंटू में 10 की पावर 4 ओम। अब इसको सॉल्व करके आप आराम से R की वैल्यू बना सकते हो। तो अभी आपको ये क्वेश्चन आसान सा लगा होगा, क्योंकि ऑल द वे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ओम्स लॉ लगाना है सिंपल सा। एंड ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई वोल्टेज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज बता रखा था कि 12 वोल्ट हमने दे रखा है, जिसकी वजह से करंट हमें देखने को मिल रहा है 2.5 मिली एम्पियर का। तो रेजिस्टेंस कितना वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगला क्वेश्चन, a battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? Interesting question. हमारे पास टोटल अगर देखें 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स है। चलो पांचों रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं, 3 4 5, एंड ये पांचों रजिस्टर कनेक्टेड हैं एक 9 वोल्ट की बैटरी से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ये बैटरी का सिंबल है एंड इस बैटरी की वैल्यू है 9 वोल्ट।
रजिस्टर्स की क्या वैल्यू सर? 0.2 ओम, 0.3 ओम, 9 वोल्ट, ठीक है, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। हमसे क्या पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि अगर ये पांचों सीरीज में लगे हुए रजिस्टर्स 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हों तो फिर 12 ओम के रजिस्टर से करंट कितना पास होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि अगर रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ करंट हर रजिस्टर से पास होता है क्योंकि रास्ता एक ही है। तो अगर यहां से आई करंट निकला तो यही आई करंट यहां से होता हुआ 0.2 वाले से भी जाएगा, 0.3 वाले से भी सेम आई करंट फ्लो होगा, 0.4 वाले से भी सेम, 0.5 वाले से भी सेम एंड फाइनली एट द एंड 12 ओम वाले से भी आई करंट फ्लो होगा एंड फ्लो होते हुए आपका आई करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल में एंड कर जाएगा। हमसे पूछ रहा है कितना करंट फ्लो होगा 12 ओम वाले से, यानी आप किसी के थ्रू भी निकाल लो करंट की वैल्यू, आप बता सकते हो कि सेम करंट पास होगा तो 12 ओम वाले से भी उतना ही करंट पास होगा। इवन आप टोटल करंट भी निकाल लो तो भी कहानी बन जाएगी हमारी। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि आप एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो। मान लेते हैं कि हमारे पास 5 रजिस्टर ना होके एक ही रजिस्टर है एंड वो है आपका आरएस। अगर ये आरएस को हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करें तो ये कितना करंट दे रहा है? आई करंट ही फ्लो होगा। तो अगर मुझे पता चल जाए कि आई की वैल्यू क्या है तो फिर मैं आराम से बता सकता हूं कि ये आई करंट आरएस से गुजरेगा। इसका मतलब कि यही आई करंट इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन से गुजरेगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक ब्रैकेट के अंदर रख देता हूं मैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये आपको रेजिस्टेंस कितना दे रहा है? आर एस। आर एस रेजिस्टेंस देगा ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा हुआ है। नेट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और भी होंगे तो उन सबको ऐड कर दो क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज में ही जुड़े हुए हैं। तो 0.2 प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम, 0.2 प्लस 0.3 0.5, 0.5 प्लस 0.5 1, 1.4 प्लस 12 13.4 ओम का रेजिस्टेंस। ये सब मिलकर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे 13.4 ओम का, यानी नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 13.4 ओम। अब इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? यानी ये आपसे ये पूछ रहा है कि 9 वोल्ट की बैटरी को अगर मैं 13.4 ओम के रेजिस्टर से कनेक्ट करूं तो उसमें से कितना करंट पास होगा। ऑफ कोर्स जितना करंट यहां से निकलेगा मतलब आपके बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट आपके इस कॉम्बिनेशन से गुजरेगा एंड फाइनली उतना ही करंट एंड भी कर जाएगा। जितना करंट हमारे 9 वोल्ट की बैटरी से निकलेगा उतना ही इस कॉम्बिनेशन से पास होगा और फाइनली उतना ही करंट हमारे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में मर्ज कर जाएगा, एंड कर जाएगा। निकाल लेते हैं, यहां निकालना आसान है सर। टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। 9 इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर एस की वैल्यू है 13.4, यानी आई हो गया हमारा 9 बाई 13.4 ओम। और इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें पता चल जाए कि कितना करंट पास होगा। मैं इसको अभी 9 बाई 13.4 ही लिख के चल रहा हूं, बट आप लोग प्लीज इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे एंड आप लोग लिखोगे और इस तरीके से
इसका मतलब ये कि 9/13.4 एम्पियर का करंट यहां से निकलेगा। इस कॉम्बिनेशन से 9/13.4 एम्पियर का करंट पास होगा और उतना ही करंट एंड कर जाएगा। इस कॉम्बिनेशन से 9/13.4 एम्पियर यानी 0.2 ओम में से भी उतना ही करंट, 0.3 ओम में से भी उतना ही करंट, 0.4 से भी उतना ही, 0.5 से भी उतना ही, 12 ओम से भी उतना ही करंट पास होगा। उतना ही मतलब 9 डिवाइडेड बाई 13.4 एम्पियर का 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इस तरीके से आपको पता चल गया कि कितना करंट पास होगा, क्योंकि ऑल द वे सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर से सेम करंट पास होता है, इसीलिए आप बोलोगे कितना ही करंट पास होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line? हो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। मुझे नहीं पता है कितने रजिस्टर्स हैं, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस 176 ओम का है, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है 176 ओम के रजिस्टर्स, 176 ओम के रजिस्टर्स कितने लगाऊं पैरेलल में कि हमें 5 एम्पियर का करंट देखने को मिले 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड हो। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट तरीके से चेंज करते हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक रजिस्टर है आरपी नाम का, और इसको मैंने कनेक्ट करा 220 वोल्ट की लाइन से, या फिर कह लो 220 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं। बेसिक तौर पे 220 वोल्ट की लाइन से मतलब सॉकेट से कनेक्ट करा हुआ इसने, एंड कनेक्ट करने की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 5 एम्पियर का। तो मैं पहले ये पता कर लेता हूं कि ये जो आरपी है उसका रेजिस्टेंस होना कितना चाहिए। भाई 220 वोल्ट की वजह से 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है, तो फिर रेजिस्टेंस बनना कितना चाहिए? सर, ओम साहब कहते हैं V इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर। वोल्टेज है 220, करंट है 5, तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा? R बनना चाहिए सर 220 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 44 ओम का रेजिस्टेंस बनना चाहिए। 44 ओम का रेजिस्टेंस बनना चाहिए। इसका मतलब कि हमें 44 ओम बनाना पड़ेगा इन सारे के सारे 176 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा के। अब आरपी को हटाते हैं एंड 176 ओम के रेजिस्टर्स लगाते हैं। एक रेजिस्टर 176 ओम का, दूसरा रेजिस्टर 176 ओम का, और इसी तरीके से मैंने एन रजिस्टर्स लगाए 176 ओम के। सर एन क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कितने रजिस्टर्स हैं, वही तो हमें पता करना है। तो पहला रजिस्टर 176 ओम, दूसरा भी 176 ओम, एंड तीसरा भी 176 ओम। अगर थोड़ा सा सोच रहे हो आप प्रॉपर तरीके से, तो ये पूरी की पूरी पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलकर आपको कितना रेजिस्टेंस देना चाहिए? सर, ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर मुझे 44 ओम का रेजिस्टेंस देना चाहिए। ऑफ कोर्स, अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर आपको 44 ओम का रेजिस्टेंस देगा, तो 220 वोल्ट के लाइन से कनेक्ट करने पर 5 एम्पियर का करंट पास होगा। दोबारा, अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर आपको 44 ओम का रेजिस्टेंस देगा,
तो 220 वोल्ट से कनेक्ट करने पर आपको 5 एम्पियर का करंट मिलेगा। भाई 5 एम्पियर के करंट को पाने के लिए 44 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब क्योंकि मेरे पास एक रेजिस्टेंस तो 44 ओम का नहीं है, हमने तो 176 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करा। इसका मतलब ये है कि ये सारे रेजिस्टर्स मिलकर मुझे 44 ओम का रेजिस्टेंस देने चाहिए। यानी मुझे ये पता करना है कि 176 ओम, 176 ओम, 176 ओम कितने कितने रेजिस्टर्स मैं पैरेलल में लगाऊं तो मुझे 44 ओम देखने को मिल जाए। यानी यहां पे हमें नेट रेजिस्टेंस दे रखा है 1 बाई आर पी, क्या हो जाएगा सर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री एंड डॉट डॉट डॉट। मुझे पता ही नहीं है ना कितने हैं, एन है, मान लेते हैं एन रेजिस्टर्स हैं। तो यहां लिख लेता हूं मैं, लेट एन रजिस्टर्स of 176 ohm each connected in parallel to give total resistance 44 ohm। 176 ओम के एन रेजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ा मैंने, तो मुझे 44 ओम का नेट रेजिस्टेंस देखने को मिला। और 44 ओम का नेट रेजिस्टेंस होगा तभी 220 वोल्ट के से कनेक्ट करोगे आप। अगर आप इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को 220 वोल्ट से जोड़ोगे तभी जाके आपको 5 एम्पियर का करंट देखने को मिलेगा। 5 एम्पियर का टोटल करंट देखने को मिलेगा तभी। ओ सर, इसका मतलब आपने पहले इक्विवेलेंट सर्किट से पता करा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए मेरे को, एंड टोटल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया तो आप इन सब को उतना ही बनाना चाहते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो 1 बाई 44 मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई 76, 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176 प्लस डॉट 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 एन। एन बार जोड़ दो, एन बार जोड़ने से बढ़िया है आप इसे एन मल्टीप्लाइड बाई 176 लिख दो, एन मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 176 जो कि बन गया एन बाई 176। तो 1 बाई 44 की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, एन की वैल्यू होगी 176 बाई 44, काटो, आई होप 4 से कट जाएगा, तो एन की वैल्यू 4। इसका मतलब कि 4 रेजिस्टर्स को जो कि 176 ओम के हैं, इनको अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करो तो फिर आपको टोटल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा कितना सर, टोटल रेजिस्टेंस हमें 44 ओम का देखने को मिलेगा। और 44 ओम के रजिस्टर को अगर आप 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो 5 एम्पियर का करंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि 4 रजिस्टर्स को जब आप 220 वोल्ट के लाइन से कनेक्ट करोगे तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता हुआ आपको दिखाई देगा। टोटल करंट 5 एम्पियर का फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। देख सकते हो टोटल करंट बोला मैंने, क्यों? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। यहां तक देखो मैंने बनाया 5 एम्पियर, आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कुछ पार्ट इधर जाएगा, आगे जाके ये नोड पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कुछ पार्ट ऊपर वाले रेजिस्टेंस में जाएगा, कुछ दूसरे से, कुछ तीसरे से, कुछ चौथे से जाएगा, एंड फाइनली जब ये इस नोड पे मिलेंगे तो सारे का सारा दोबारा 5 एम्पियर बन जाएगा, 5 एम्पियर बन जाएगा और वापस ये 5 एम्पियर का करंट। तो ये है आपका एक क्वेश्चन जिसमें कह रहा था कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो हाउ यू वुड connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। इस क्वेश्चन को मैं अभी आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, बस थोड़ा सा हिंट देकर इसको भी मैं पॉज करता हूं। आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रेजिस्टर्स को हम किस तरीके से कनेक्ट करें, तीनों रेजिस्टर्स हमारे 6 ओम के हैं, किस तरीके से कनेक्ट करें तो हमें पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट दे वो 9 ओम दे एंड 4 ओम।
किस तरीके से कनेक्ट करें हम 6 ओम के रजिस्टर्स को, 3 रजिस्टर्स को, कि हमें नेट रेजिस्टेंस 9 ओम मिले एंड 4 ओम मिले। 2 केसेस है, तो पहले केस में हमें 9 ओम मिलना चाहिए, दूसरे केस में हमें 4 ओम मिलना चाहिए। यहां एक हिंट दे रहा हूं, हिंट है आपके लिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, नेट रेजिस्टेंस हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो अगर 6 को 9 बनते हुए देख रहे हो तो समझो जरूर सीरीज में जुड़े होंगे। लेकिन सर अगर मैं तीनों को सीरीज में जोड़ूंगा तो 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा सर, बट ये तो 9 है। इसका मतलब कि सीरीज भी है, पैरेलल भी है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचने का है, और एक बार लॉजिकली आप लोग सोच लेंगे तो फिर हो भी जाएगा। बस हिंट दे दिया मैंने, सीरीज से नेट रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलता है एंड पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टर्स की वजह से नेट रेजिस्टेंस हमें कम देखने को मिलता है। तो आई होप इस हिंट के साथ आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। ब्रेन चलाओ भाई, ऑल द वे। मेरा टेस्ट नहीं है, आपका टेस्ट है, ये बात समझना पड़ेगा। इसलिए आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा यूज करो, नहीं होगा तो फिर हम बैठेंगे। और बाकी हाँ, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने चाहने वालों को भेजो, ज्यादा से ज्यादा भेजो। अपना चैनल है, बढ़ना चाहिए ना। ओके, और आज भाई दिवाली हैप्पी दिवाली, और इसी के साथ अपन एंड करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।